सभी व्यूअर्स का अपने चैनल कोरोना फिजिक्स पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पार्ट 3, जिसमें ऐसे रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट निकालेंगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे या सिमेट्री रूल पर आधारित होंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। हेडिंग लगाइए व्हीटस्टोन ब्रिज। सभी को दिख रहा होगा, स्क्रीन क्लियर दिख रही है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कॉन्सेप्ट क्या है आपका? व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरीके से आपका बना होता है, देखिएगा ये रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम होता है। अगर यहाँ R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है और बीच में रेजिस्टेंस लगा है R, ठीक है। ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है और यहाँ से लगी होती है बैटरी, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है कि अगर R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 हैं तो हम कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब है कि इस R में करंट नहीं जाएगी, या हम कह लें कि जो ये C और D पॉइंट हैं यहाँ पर सेम पोटेंशियल होगा। अगर R1 अपान R2 यानी R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये कंडीशन कहलाती है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। और इस कंडीशन में जो ये C और D पॉइंट हैं इन पर सेम पोटेंशियल होता है, और जब सेम पोटेंशियल होगा तो इन टर्मिनल से मतलब C और D टर्मिनल से जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए होता है? वोल्टेज डिफरेंस। हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर करंट फ्लो होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, यानी इसमें करंट क्या होगी? जीरो होगी इस रेजिस्टेंस में। और जब इसमें करंट जीरो है तो बैटरी से जो करंट ली जाएगी वो यहाँ डिवाइड होगी, यहाँ तक I आएगी, इसमें I1 गई, इसमें I2 गई, और ये I1 अब यहाँ डिवाइड नहीं होनी क्योंकि इसमें जाना नहीं, करंट है, सेम पोटेंशियल है C और D पर। तो ये I1 करंट इस R3 में भी चली गई और ये I2 करंट क्या है? इस R4 में भी चली गई। और सेम करंट जब होती है दो रेजिस्टेंस में तो वो कहाँ लगे होते हैं? सीरीज में। इसका मतलब ये R1 और R3 कहाँ मिल जाएंगे? सीरीज में। R2 और R4 सीरीज में मिल जाएंगे। इनके रिजल्टेंट जो होंगे वो पैरेलल में होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज होगा उसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये कंडीशन किसके लिए है? बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशन है। इस R में करंट तभी नहीं जाएगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, और ये जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसका मतलब क्या है कि C और D पर सेम पोटेंशियल है, करंट R में नहीं जाएगी। तो जो बैटरी से करंट ड्रॉ होगी वो इन दो रेजिस्टेंस में डिवाइड होगी। ये करंट जितनी जाएगी ये R3 से होते हुए वापस आएगी, और ये करंट जो जाएगी वो R4 से होते हुए आएगी, फिर बैटरी को I मिल जाएगी अगर I बैटरी से हमने ड्रा की है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, चेक करेंगे कि क्या कहीं ऐसी कंडीशन मिल रही है इस टाइप की जो नेटवर्क हमें दिया है, और जब ऐसी कंडीशन उस नेटवर्क में मिल जाएगी तो हम कहेंगे कि दो पॉइंट जो ये होंगे यहाँ पर इस टाइप से बना लेंगे हमका, तो C और D पर क्या होगा? सेम पोटेंशियल होगा। तो इन पॉइंट्स के बीच जो भी रेजिस्टेंस लगे होंगे वो बेकार हो जाएंगे, मतलब उनमें करंट फ्लो नहीं होगी, तो वो नेटवर्क के लिए क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, इस पर नोट कर लीजिए, दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। वॉइस भी क्लियर आ रही होगी, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये बात कंडीशन नोट कर लीजिए, फिर हम हटा दें इस कंडीशन को, हटा दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क दिया है उसका इक्विवेलेंट निकालना है हमें। एक नेटवर्क दिया हुआ है, ये टर्मिनल P एंड Q दिए हुए हैं।
P एंड Q के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये सभी रेजिस्टेंस स्मॉल r हैं, ये सभी रेजिस्टेंस कितने हैं? स्मॉल r हैं। हमें P और Q के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब फाइंड R इक्विवेलेंट। क्वेश्चन क्या है? फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q। ठीक है, तो आपको दिख रहा। अब हम क्या करेंगे? बैटरी एक कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बैटरी कहाँ कनेक्ट करते हैं? पिछले पार्ट में बताया था आपको कि जिन टर्मिनल के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होता है, उन टर्मिनल्स के बीच V वोल्टेज डिफरेंस की एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। यानी एक टर्मिनल पर V वोल्टेज और दूसरे पे 0 वोल्टेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने V वोल्टेज ले लिया और यहाँ पर 0 वोल्टेज ले लिया। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को। ये 0 वोल्टेज देखो, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है तो 0 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी 0 होगा और 0 यहाँ पर भी होगा। अब देखो यहाँ पर V वोल्टेज है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर भी क्या होगा? V वोल्टेज होगा। तो अब हमारे पास केवल 3 पॉइंट ऐसे बचे हैं जहाँ पर वोल्टेज हमें नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है? Y है, और यहाँ पर वोल्टेज कितना है? X है। यहाँ कोई एलिमेंट नहीं लगा तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। यानी हमारे पास कुल 4 वोल्टेज वाले पॉइंट हैं, मतलब कुल 4 पॉइंट हमें मिले जहाँ पर वोल्टेज अलग अलग है, X, Y, 0 और V। अब इन चारों पॉइंटों को हम मार्क कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है? हमारे पास P पॉइंट है, ये क्या है? हमारे पास Q पॉइंट है, एक पॉइंट X है और एक पॉइंट Y है। ठीक है, हमेशा जो 0 और V वोल्टेज वाले पॉइंट हैं उनके बीच में ही जो एक्स्ट्रा वोल्टेज वाले पॉइंट आए वो मार्क करने हैं। मार्क इस तरीके से हमने इसलिए कर लिया क्योंकि ब्रिज टाइप का एक शेप बन जाएगा, तो आसानी से व्हीटस्टोन ब्रिज आपके दिमाग में इमेज बनी हुई है तो आसानी से आप उसे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या लेते हैं? सबसे पहले हमने लिया ये है आपका V वोल्टेज यहाँ है, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं लगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? V वोल्टेज आ जाएगा। तो ये 0 और V के बीच में R लगा हुआ है, 0 ये V वोल्टेज है और Q पर कितना वोल्टेज है? 0। ये पॉइंट X वोल्टेज पर है, ये पॉइंट Y वोल्टेज पे है। तो पहला रेजिस्टेंस ये हमें मिला कहाँ? 0 और V के बीच में, तो ये टिक कर दिया और 0 और V के बीच में एक रेजिस्टेंस हमने इस तरीके से लगा लिया। ठीक है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस मिला है 0 और Y के बीच में, इसको टिक किया। 0 और Y के बीच में, 0 और Y के बीच में मतलब यहाँ एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू R है, ये भी R है। फिर एक रेजिस्टेंस मिला है 0 और X के बीच में, इसको टिक किया। 0 और X के बीच में यानी यहाँ एक रेजिस्टेंस लग गया, वैल्यू R है। अब एक रेजिस्टेंस मिल रहा है V और Y के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस। तो V और Y वोल्टेज वाले पॉइंट ये हैं, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है R वैल्यू का। अब एक रेजिस्टेंस मिला हमें Y और X के बीच में, R वैल्यू का, इसको टिक किया। Y और X के बीच में यानी ये रेजिस्टेंस ये लग गया। अब एक रेजिस्टेंस है X और V के बीच में, X और V वोल्टेज वाले पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये बना लिया। ये भी R है, ये भी R है। क्या देखो आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन दिखा रहा है। इन दोनों आर्म में जो रेजिस्टेंस है उनका रेशियो इन दोनों आर्म में रेजिस्टेंस के रेशियो के इक्वल है, यानी ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो जो ये पॉइंट जिसमें C और D ले रखा था, यहाँ पर क्या है? X और Y, तो यहाँ पर सेम वोल्टेज होगा। और जब यहाँ सेम वोल्टेज होगा तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये बेकार हो जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगी। अब जब इसमें करंट जाएगी नहीं तो देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर जो है सभी पैरेलल में, यानी इनका इक्विवेलेंट बना लें। अब इसको हम और सिंपल कर ले रहे हैं। P और Q के बीच में जो ऊपर वाले दोनों हैं ये सीरीज में, दूसरा R जो लगा था वो वैसे ही लगा हुआ ये है, फिर ये दोनों सीरीज में, ठीक है। ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, ये R है, ये R है, ये R, ये R, ये R, यानी हमारे पास कितना है? 2R ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, 2R ये हो गया। तो नेक्स्ट हम सर्किट ड्रा करेंगे तो उसमें इसको एक हटा दें और हटाने के बाद यहाँ क्या कर दें? 2R कर दें, और इसको भी हटा दें एक रेजिस्टेंस, यहाँ भी क्या कर दें? 2R। क्या अब ये तीनों पैरेलल में हैं? 2R, R और 2R ये कहाँ हो गए? पैरेलल में।
तो पैरेलल में क्या लगाएंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 मतलब 1/2r प्लस 1/r2 यानी 1/r प्लस 1/r3 यानी 1/2r। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2r एलसीएम ले लीजिए, 2r एलसीएम है तो 1 यहाँ 2 प्लस 1 1 2 प्लस 1 यानी 4। तो क्या यहाँ से रेसिप्रोकल कर दें तो R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2r/4 यानी कितना हो जाएगा आपका r/2। तो ये जो नेटवर्क गिवन था इसमें P और Q टर्मिनल के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, r/2। दिख रहा होगा सभी को, ठीक है, फोकस कर दिया। पीछे वाला शायद डायग्राम नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, ये डायग्राम ये बना हुआ है, जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था वो ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, देख लिया, बना लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दें, हटाएं इसको। तो इस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट पर आधारित जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है वो ऐसे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, हटा दें इसको, ये वाला पहले नहीं दिख रहा था, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हटा रहे हैं। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको भी आप ट्राई करिए कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट से इक्विवेलेंट लग सकता है। क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q टर्मिनल्स। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q टर्मिनल्स। कैसे, इस तरीके से, ठीक है। देख लो, दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। सर्किट डायग्राम ड्रा करिए। अब इसमें P और Q जो टर्मिनल हैं उनके बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। P और Q के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या देखो, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट लगाएं। क्या करें, जो टर्मिनल है वहां पर हम एक V वोल्टेज डिफरेंस की बैटरी लगा दें, यानी एक टर्मिनल V वोल्टेज पर और दूसरा टर्मिनल 0 वोल्टेज पे ले लें। तो ये टर्मिनल V वोल्टेज पे ले लिया, Q वाला टर्मिनल 0 वोल्टेज पे। तो 0 वोल्टेज यहाँ, 0 वोल्टेज यहाँ, 0 वोल्टेज यहाँ, क्योंकि बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगे हैं। ये V वोल्टेज पर है तो V वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर भी V वोल्टेज और यहाँ पर भी V वोल्टेज, ठीक है। अब देखो, क्या R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 का नज़ारा दिख रहा है। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 यानी बैलेंस्ड ब्रिज है। और बैलेंस्ड ब्रिज है तो जो ये पॉइंट होंगे, इन पॉइंट पर इक्वल पोटेंशियल होगा। इनको C और D अगर कह दें, C और D इक्वल पोटेंशियल पे होंगे, यानी ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं दोनों ये बेकार हो गए। दिख गया सभी को। तो ये रेजिस्टेंस बेकार हो गए, यानी नेटवर्क से इन्हें हम हटा सकते हैं। तो इनको नेटवर्क से हम हटा दें। जैसे ही इनको नेटवर्क से हटाएंगे तो आपको दिख गया इक्विवेलेंट मिल गया। कैसे, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर सभी का जो है रिजल्टेंट पैरेलल में, यानी ये दोनों सीरीज में है तो कितने हो जाएंगे 2R। तो इसको हटा दें, एक हटा दें इसको, तो यहाँ क्या लिख दें 2R। इन दोनों का सीरीज में है कॉम्बिनेशन, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 4R। तो इसको 2R की जगह 4R कर दें। RR सीरीज में है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2R, तो 2R कर दिया। अब ये देखो तीनों कहाँ है, पैरेलल में है। ये तीनों कहाँ है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में फिर फार्मूला लगाएं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 यानी 2R
प्लस 1/R2 यानी 4R प्लस 1/R3 यानी 2R। तो क्या एलसीएम मिल जाएगा हमें? यहाँ देखो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना एलसीएम मिल गया हमें? 4R एलसीएम ले लिया। तो 2R तो है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 कैपिटल R, यहाँ 4R है तो ऊपर आ जाएगा आपका प्लस का स्मॉल r, और प्लस का 2R है तो आ जाएगा आपका 2 का कैपिटल R। तो ये मिल गया हमें, कितना मिल गया? 4 कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन 4 स्मॉल r कैपिटल R। तो क्या यहाँ से R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल कर दें? 4R अपॉन 4 कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये R इक्विवेलेंट मिल गया जो गिवन नेटवर्क था उसके लिए बिटवीन टर्मिनल P एंड Q। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा? क्लियर? नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट के सहायता से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब एक दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं सिमेट्री रूल। तो ये नोट कर लो, फिर दूसरा तरीका बता रहे हैं, सिमेट्री रूल। सिमेट्री रूल की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग है आपकी सिमेट्री रूल। सिमेट्री रूल हटा दें इसको, नोट हो गया होगा। आप पॉज करके लगा सकते हैं अपने आप। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट हुआ ओवर। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री रूल। ठीक है, क्या पढ़ना है? सिमेट्री रूल। तो हेडिंग लगाइए सिमेट्री रूल। सिमेट्री जो है वो दो टाइप की है, मिलेगी। एक तो मिरर सिमेट्री मिलती है और दूसरी फोल्डिंग सिमेट्री मिलती है। तो पहले हम लोग मिरर सिमेट्री की बात करते हैं। मतलब सिमेट्री जो होगी वो दो टाइप से मिलेगी हमें। एक मिलेगी हमें मिरर सिमेट्री और दूसरी मिलेगी फोल्डिंग सिमेट्री। हमेशा याद रखो, मिरर सिमेट्री जो है वो जिन टर्मिनल्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा उन टर्मिनल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री होती है। फिर से सुन लीजिए, मिरर सिमेट्री हमेशा जिन टर्मिनल्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा उन टर्मिनल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री होती है। और जो फोल्डिंग सिमेट्री होती है, फोल्डिंग सिमेट्री हमेशा जिन टर्मिनल्स के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है उन टर्मिनल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट ही फोल्डिंग सिमेट्री मिलती है। एक राज की बात ये। दूसरी राज की बात क्या है कि जो मिरर सिमेट्री है वहां पर हम करंट ऑब्जर्व करते हैं, करंट देखते हैं, और जो फोल्डिंग सिमेट्री है वहां पर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? वोल्टेज ऑब्जर्व करते हैं, पोटेंशियल ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो दो बातें ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम लोग मिरर सिमेट्री की बात करते हैं। ठीक है, सीधे एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं मिरर सिमेट्री। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा कि ये R रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस R ये है और दूसरा इस तरीके से लगा है और एक रेजिस्टेंस ये R लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? टर्मिनल्स हैं। ये P है, ये Q टर्मिनल है, यहाँ पर R है, यहाँ R है, यहाँ पे 2R है, यहाँ पर भी 2R है। तो हमें इक्विवेलेंट निकालना है P और Q के बीच। तो देखो, सिंपल तरीके से भी लगा सकते हो इसमें आपका, और मिरर सिमेट्री भी आप लगा सकते हैं। कैसे? ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया, दोनों पॉइंट जिनके बीच हमें निकालना है। तो इन लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर एक लाइन हमने ये ले ली। क्या देखो, इसके अबाउट मिरर इमेज है। यहाँ पर अगर मिरर रख दिया जाए तो आपको ये इसकी इमेज दिखेगी और ये इसकी इमेज दिखेगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? मिरर सिमेट्री है। यहाँ पर क्या है? मिरर सिमेट्री है। और मिरर सिमेट्री में हम क्या देखते हैं? करंट देखते हैं। यानी अगर हम कह दें कि इसमें I1 करंट जा रही है और इसमें I2 करंट जा रही है, यहाँ I करंट आ रही है, तो इसकी मिरर इमेज ये है, इसमें भी I1 करंट होगी, और इसकी मिरर इमेज ये दिख रही है तो इसमें भी क्या होगी? I2 करंट होगी। दोनों मिलके फिर I करंट दे देंगी। यानी इन दोनों रेजिस्टेंस में क्या करंट सेम मिली,
और जब भी करंट सेम होती है रेजिस्टेंस कहाँ होते हैं, सीरीज में। इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम मिली तो इसका मतलब ये दोनों भी सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में इनका इक्विवेलेंट मिल गया, ये दोनों सीरीज में इनका इक्विवेलेंट मिल जाएगा, फिर इक्विवेलेंट दोनों के क्या है, पैरेलल में है। और फाइनली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे P और Q के बीच कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखो ये 2R हो जाएगा और ये 4R हो जाएगा, फिर फाइनली क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या है 2R इंटू 4R अपान 2R प्लस 4R, यहाँ से हमें P और Q के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये तो एक सिंपल तरीके से हमने सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेकर के मिरर इमेज या मिरर सिमेट्री आपको समझाया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन लेते हैं और टेढ़ा नेटवर्क लेकर के वहाँ पर मिरर सिमेट्री की बात एक्सप्लेन करते हैं आपको, और क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि आज के बाद कभी भी आपके क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, अभी बना रहे हैं, अभी आप देखिए यहाँ पर हमने दो रेजिस्टेंस हर एक साइड में दो दो रेजिस्टेंस लगा दिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस सबकी वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू कितनी है, सेम है, जो भी हम लेंगे सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। मान लिया कैपिटल R ये है तो कैपिटल R ये भी है, कैपिटल R ये भी है, ये भी कैपिटल R, ये भी कैपिटल R और ये भी कैपिटल R। फिर हमने क्या किया कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस हम ये लगा दिए, ये भी कैपिटल R, और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये भी कैपिटल R। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R। अब हमने टर्मिनल का नाम दे दिया P ये है और ये Q टर्मिनल है। P और Q के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, P और Q के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो क्या देखो, P और Q को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे बना लें, आप डायग्राम सिमेट्रिक होगा तो आराम से बन जाएगा। अब इसको क्या करें, देखो यहाँ पर अगर मिरर रखें तो क्या ये इस वाले पार्ट की मिरर इमेज ये दिख रही है, इस वाले पार्ट की मिरर इमेज दिख रही है, एज्यूम करिए, आप भी मन की आंखों से एज्यूम करिए, एज्यूम किया, ठीक है, दिखा सभी को, ठीक है। तो ये आपको दिख गया है कि इसमें क्या है, मिरर सिमेट्री मौजूद है। और मिरर सिमेट्री में हम क्या देखते हैं, करंट देखते हैं। तो अगर यहाँ से हम I करंट इंट्रोड्यूस करें और इधर हम कहें I1 करंट गई और इधर क्या गई I2, तो इसकी मिरर इमेज क्या है, ये मिलेगी, और इसकी मिरर इमेज क्या है, ये मिली ना आपको। तो इसका मतलब इसमें भी करंट, इसमें करंट कितनी मिलेगी, I1 मिलेगी, और इसमें करंट कितनी मिलेगी, I2 मिलेगी। यानी यहाँ जो I1 करंट गई थी वो यहाँ डिवाइड नहीं हुई। यहाँ पे आपको देखो लगा हुआ है कि आपको लग रहा है कि यहाँ करंट डिवाइड हो रही है, लेकिन यहाँ पर मिरर सिमेट्री के अकॉर्डिंग क्या है, हमें मिली कि इसमें I1 करंट है तो इसमें भी I1 करंट होगी। और ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पर करंट डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर अगर करंट डिवाइड नहीं हो रही है तो इसको क्या हम ऐसे बना सकते हैं, इसको हटा दें यहाँ से, ये यानी इसका मतलब यहाँ पर कनेक्शन है ही नहीं, तो इसको क्या ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपने ये कनेक्ट कर लिया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको दिख गया ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो पैरेलल में, और उसके बाद फिर ये तीनों सीरीज में और इनका इक्विवेलेंट इन दोनों के साथ पैरेलल में। ठीक है, बना दें, यानी ये हो गया आपका 2R और ये हो गया 2R। तो इसका मतलब ये हो गया आपका ये 2R और ये 2R, ये पैरेलल में। फिर उसके बाद R और R, एक R इधर लगा है, देखो ये हो गया R और दूसरा भी कितना है R, इधर भी कितना लगा हुआ है R। यहां तक पहुंच गए। फिर ये दोनों लगे हुए हैं R और R, ठीक है, इसके साथ में क्या लगे हुए हैं, ये R लगा है और ये R लगा है, ये Q टर्मिनल है और ये P टर्मिनल है, ये R कैपिटल R लिखा है हमने, ये कैपिटल R। तो क्या इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट निकालना बताया था R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R1 R2 मतलब 2R इंटू 2R अपान 2R प्लस 2R। तो ये कितना हो गया आपका
4r² अपान 4r यानी r बचा, ठीक है। तो इन दोनों को हटा करके हम क्या लगा सकते हैं, इन दोनों की जगह पर r। अब ये r और ये 2r, 3r हो गए यहाँ पर, और ये क्या है 2r, यानी हमारे पास मिल गया 3r और 2r। ये दोनों कहाँ हैं, पैरेलल में आ गए। ये Q पॉइंट, ये P पॉइंट। क्या अब इन दोनों का निकाल सकते हैं? R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 यानी 3R इंटू 2R अपान R1 प्लस R2 यानी 3R प्लस 2R। तो ये कितना हो गया 6R² अपान 5R, यानी हमारे पास मिल गया फाइनली 6 अपान 5R। तो PQ के बीच जो ये जंबो नेटवर्क दिख रहा था उसको कितनी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जब हमने कौन सा रूल लगा दिया, सिमेट्री रूल। और कौन सी सिमेट्री लगाई, मिरर सिमेट्री। ठीक है, नोट कर लीजिए ये बातें, नोट कर लिया। अब देखो हम लगाते हैं फोल्डिंग सिमेट्री कैसे। फोल्डिंग सिमेट्री देखते हैं कि फोल्डिंग सिमेट्री क्या है। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री में हम क्या देखते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री में हम देखते हैं पोटेंशियल। ठीक है, हटा दें इसको। अब फोल्डिंग सिमेट्री की बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के ही समझा रहे हैं फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री कहाँ मिलती है हमें, फोल्डिंग सिमेट्री हमें मिलती है जिन टर्मिनल के बीच चाहिए होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उन टर्मिनल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट ही हमें फोल्डिंग सिमेट्री मिल जाती है। ठीक है, तो आप डायग्राम बना रहे हैं आपका, फिर उसके बाद देखते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। ये इस तरीके से डायग्राम ले रहे हैं, थोड़ा सा जंबो डायग्राम ले रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा अभी। सभी रेजिस्टेंस हम R ले रहे हैं, स्मॉल r, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल r है। और हमें ये टर्मिनल दिए हुए हैं, ये Q टर्मिनल है और ये P टर्मिनल है। इसके अबाउट हमें क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस नेटवर्क का। ठीक है, P और Q के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्या करें, फोल्डिंग सिमेट्री देखो बन रही है यहाँ पे क्या करें, देखो फोल्डिंग में क्या कहा था, P और Q जिन टर्मिनल के बीच निकालना है उनको मिलाने वाली लाइन के अबाउट फोल्डिंग सिमेट्री होती है। तो देखो क्या एक डॉटेड लाइन यहाँ से खींच लें, ये डॉटेड लाइन हमने खींच ली, क्या अब इसको फोल्ड करें तो क्या सिमेट्री है, ये ओवरलैप करेगा यहाँ, ये ओवरलैप करेगा यहाँ, ये इस पर ओवरलैप होगा, ये इस पे ओवरलैप होगा, ये इस पे और ये इस पे, यानी फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री जब भी एग्जिस्ट करती है तो हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं, यानी जो भी रेजिस्टेंस ओवरलैप हो रहे हैं उनके पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। और जब दो रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल के बीच होते हैं तो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, इसका मतलब है देखो ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है सेम पोटेंशियल पे हैं, यानी दोनों पैरेलल में हो गए। ये रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल पे है यानी पैरेलल, ये रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल पे यानी पैरेलल, ये सेम पोटेंशियल पैरेलल, ये सेम पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल। तो इसमें क्या करते हैं कि अब हम क्या करें, पैरेलल में अगर दो इक्वल रेजिस्टेंस लगे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाता है, उनका रेजिस्टेंस हो जाता है हाफ। R और R अगर लगे हैं दो पैरेलल में तो इक्विवेलेंट होता है R/2। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/2, इन दोनों का भी R/2, इनका R/2, ऐसे ही सबका। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जब भी फोल्डिंग सिमेट्री मिले तो क्या करें हम कि हाफ नेटवर्क को हटा दें और जो हाफ नेटवर्क बचा है उसमें हर एक रेजिस्टेंस को हाफ कर दें और फिर उसके बाद देखें कि कॉम्बिनेशन कैसा बना हुआ है। तो इसमें क्या करें, हाफ नेटवर्क को हम हटा दें। तो ये हाफ ऊपर वाला हटा सकते हो, नीचे वाला कोई भी हटा सकते हो, आपकी चॉइस है।
तो ये हाफ नेटवर्क हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ये कब हटा सकते हैं, जब फोल्डिंग सिमेट्री मिले। और बाकी जो बचा है उनका रेजिस्टेंस क्या कर दें, आधा कर दें। बाकी जो बचा है उनका रेजिस्टेंस हम क्या कर दें, हाफ कर दें। तो हाफ कर दिया। अब देखो आपको दिख गया क्या कॉम्बिनेशन है, ये दोनों सीरीज में, ठीक है, ये दोनों सीरीज में, इनका रिजल्टेंट इन दोनों के साथ सीरीज में। यानी अब हम क्या करें और सिंपल करें तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या दे देगा हमें, आर। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या दे देगा, आर। और इन दोनों का भी सीरीज कॉम्बिनेशन क्या दे देगा, आर। ठीक है, फिर ये आर और ये आर पैरेलल में, अगेन पूरा इतने का हमें क्या मिल जाएगा, इतने का फिर अगेन हमें मिल गया r/2। और ये r/2 इन दोनों r/2 के साथ क्या है, सीरीज में। यानी R इक्विवेलेंट मिल गया हमें 3r/2। बात क्लियर हुई, सोचिए जरा, लगाइए, बात क्लियर हुई क्या। R इक्विवेलेंट हमें मिल गया 3r/2। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट से कैसे हम इक्विवेलेंट नेटवर्क का कैसे हम नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सिमेट्री रूल देखे, दो टाइप के होते हैं, एक मिरर सिमेट्री और एक फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में हम लोग क्या करते हैं कि एक जो लाइन ज्वाइनिंग होती है, जिन टर्मिनल के बीच निकालना है उनके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट मिरर सिमेट्री होती है, और लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल पॉइंट के अबाउट क्या होती है, फोल्डिंग सिमेट्री होती है। फोल्डिंग सिमेट्री में हम पोटेंशियल देखते हैं और मिरर सिमेट्री में हम करंट देखते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है कि पोटेंशियल बराबर होंगे तो यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और मिरर सिमेट्री में क्या है, करंट इक्वल होती हैं तो वहां सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हाफ होता है, तो इसलिए फोल्डिंग सिमेट्री का हाफ नेटवर्क हटा देते हैं, बचे हुए हाफ नेटवर्क में जो रेजिस्टेंस लगे हैं उनको आधा कर देते हैं, फिर देखते हैं कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है और उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा करके इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगली क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में।